स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम शुरू करने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री को। और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को, यानी कि क्रम से कौन सी घटनाएं कब कब घटित हुई। यानी कि हम एक पूरा ओवरव्यू लेंगे सबसे पहले कि कब कब क्या क्या हुआ, और उसके बाद उन घटनाओं के अंदर जाएंगे। पहले हम केवल इवेंट्स को ऊपरी तरह से देखेंगे, और आप यकीन मानिएगा जैसे ही आप ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को ही केवल समझ गए, आपके कम से कम 60 to 70% क्वेश्चंस ऐसे ही कंपटीशन के सॉल्व हो जाएंगे, जितने भी वनडे एग्जाम्स आप देते हैं। और एक बात का ख्याल रखिए, वीडियोस को पूरा देखा करिए, छोड़ देना 30 सेकंड देखा 40 सेकंड, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आप अपना भी समय बर्बाद कर रहे हैं, निश्चित बात है ये। इसलिए पूरा देखें, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियोस का बैकग्राउंड तैयार होता है, आपको मालूम होता है कि पिछली इवेंट से अगली इवेंट किस तरीके से जुड़ी। और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो हैं तभी आप निकाल पाएंगे जब पूरे कॉन्सेप्ट को समझा होगा। केवल फैक्ट्स वाले क्वेश्चन तो ऐसे निकाले जा सकते, लेकिन कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं। चलिए बिना समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। हम सभी जानते हैं ईयर 1600 में, ईयर 1600 एडी में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। कहां पर? इंग्लैंड में। वहां से आते हैं हमारे देश में व्यापार करने के बहाने, यानी कि ट्रेड करेंगे सर। और ट्रेडर बन करके आते हैं, और कैसे वो हम पर रूल करने लगते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा उनके हाथों में चला जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं। ये पूरी घटना इतनी आसानी से नहीं हो गई, बहुत सारी इवेंट्स हुई, बहुत कुछ हुआ। उसमें क्या हुआ, सबसे पहले कौन आया? विलियम हॉकिंस नाम का व्यक्ति आया। विलियम हॉकिंस नाम का व्यक्ति आया। विलियम हॉकिंस किस जहाज में बैठ करके आया? हेक्टर नामक जहाज में बैठ करके वो आया। वो इंडिया कब पहुंचा? 1608 में। अब आप सोचेंगे 1600 में चला था, 1608 में क्यों आया? क्योंकि 8 साल तक उसने क्या किया, भाषाओं को सीखा, कि जिससे कि जब हम हिंदुस्तान में जाएंगे तो यहाँ मुगल एम्परर को उसको उसकी भाषा में जब बात करेंगे तो वो एकदम हमसे प्रभावित होगा और हमको ट्रेड करने के लिए कह देगा। और हुआ भी ऐसा ही। जब वो पहुंचा यहाँ पर बैठा हुआ था जहांगीर। यानी कि आपको मालूम होना चाहिए कि जब ये कंपनी बनी थी उस समय पर कौन बैठा हुआ था? अकबर। अकबर का टाइम पीरियड ये हम मॉडर्न मिडिवल हिस्ट्री में देख रहे हैं, धीरे धीरे उसमें वीडियोस बढ़ रहे हैं। अकबर कब बैठा, गद्दी में बैठा हुआ था? 1605 तक बैठा रहा। 1556 से 1556 टू 1605 तक अकबर बैठा। अकबर की डेथ कब हुई? 1605 में। और यानी कि 1600 में जब कंपनी की स्थापना हुई, इस्टेब्लिश हुई, उस समय गद्दी पर कौन था? अकबर। तो जब रानी एलिजाबेथ से साइन करा के लेटर लेकर के ये आया था, उसमें किसका नाम लिखा हुआ था? अकबर का। और यहां पर जब वो पहुंचा 1608 में, तब कौन था? जहांगीर। तो आपको मालूम चल गया कि अकबर के बाद कौन बैठा? जहांगीर, उसका लड़का। तो जब कंपनी यहां पर आए, यहां पर 1608 में जब पहुंचे, तब जहांगीर के गद्दी पर बैठा हुआ था। उसने कह दिया कि ठीक है आप करिए, व्यापार करने की छूट दे दी। इसके बाद ये व्यापारी बने रहे लगभग 150 साल। तो एग्जैक्टली 1757 में एक ऐसी इवेंट होती है जिसके बाद ये व्यापारी से क्या बन गए? एडमिनिस्ट्रेटर बने। तो पहले ये रहे व्यापारी। 1757 में ऐसा क्या हो गया? 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ। बैटल ऑफ प्लासी, क्वेश्चन आता है प्लासी कहां पर है? प्लासी पड़ता है आपका बंगाल में। कहां पड़ता है प्लासी? बंगाल में, नदिया डिस्ट्रिक्ट में के पास पड़ता है प्लासी। यहां पर अंग्रेजों ने इस पर अटैक किया। उस समय राजा कौन था? बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। और दूसरी तरफ अंग्रेजों की तरफ से लीड किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव। अब सिराजुद्दौला को हराया। आप सभी को मालूम है कि सिराजुद्दौला के हारने के पीछे कौन था? मीर जाफर। मीर जाफर कौन था? मीर जाफर जो था सिराजुद्दौला का कमांडर इन चीफ, यानी कि अगर दूसरी भाषा में बोले तो सेनापति। और रॉबर्ट क्लाइव ने इसको अपने साथ मिला लिया, यानी कि इसने क्या करी? गद्दारी कर दी। क्या कर दी? गद्दारी। और कह सकते हैं कि इस एक गद्दारी की वजह से क्या हुआ? बंगाल पर शासन किया, बंगाल को कंट्रोल में ले लिया किसने? अंग्रेजों ने। यानी कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट नजर आती है बैटल ऑफ प्लासी। इसीलिए इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कब हुआ। तो एग्जैक्ट डेट के साथ 23 जून
1757 को क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी। और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि यहां पर बंगाल में कौन कंट्रोल में आ गया, ब्रिटिशर्स कंट्रोल में आ गए। इसके बाद ये लूट खसूट काफी दिनों तक चलती रही। कब तक चलती रही, 1857 तक ये लूट खसूट का दौर चलता रहा। भारत को लूटा गया, ये एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, पूरी तरीके से अपनी सत्ता इन्होंने जमा ली, करप्शन बढ़ा, हर चीज यहाँ पर देखने को मिली। इसी बीच में एक और इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट हुई थी 1764। इसमें लड़ा गया बैटल ऑफ बक्सर। कौन सा युद्ध लड़ा गया, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर से ही क्या किया गया था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल में केवल एक रीजन नहीं था बंगाल वाला, बंगाल में बंगाल भी शामिल था, बिहार आज का और उड़ीसा, ये पूरा क्षेत्र हुआ करता था। तो बंगाल पर इन्होंने सबसे पहले क्यों चुना, क्वेश्चन पूछ देता क्यों चुना, क्योंकि यहाँ पर खेती अच्छी होती थी, लैंड रेवेन्यू आता था, यहाँ से रूट्स कई सारे निकलते थे, उन पर कंट्रोल, इसलिए इन्होंने इसी को चुना। तो बैटल ऑफ बक्सर से इनको क्या मिल गए थे, दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स किससे मिले थे, बैटल ऑफ बक्सर से। कब मिले थे दीवानी राइट्स, इसके बाद, यानी कि बैटल ऑफ बक्सर से दीवानी राइट्स मिले कब, 1765 में। कब मिले, 1765। बहुत सारी इवेंट्स बहुत जल्दी जल्दी देखनी है। 1600 में बनी, 1608 में आया विलियम हॉकिंस, 8 साल उसने समझने में लगाया कि कैसे हम क्या करें, भाषाओं को सीखा, प्रभावित करने के लिए गद्दी पर कौन मिला, जहांगीर, लेटर किसके नाम का था, अकबर के नाम का। 1757 तक ये व्यापारी बने रहे। 1757 से लेकर के 1857 पूरे 100 साल का एक समय बीता, जिसमें ये क्या बन चुके थे, एडमिनिस्ट्रेटर हो गए थे, लूट खसूट करप्शन सब अपने चरम पे पहुंचा। 1857 में फिर एक ऐसी इवेंट होती है जिससे चीजें बदल गई। आइए उसको देखते हैं क्या हुआ 1857 को। 1857 में हो गया रिवोल्ट। क्या हुआ, रिवोल्ट हुआ। किसने, जो सेना में रिवोल्ट हुआ, इसको बोला था म्यूटिनी भी बोला जाता है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी बोला गया, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। पूछा जाता है किसने बोला फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इसको बताया किसने, वीडी सावरकर, वीर दामोदर सावरकर। इनके नाम के को लेकर के काफी चर्चाएं बनी रहती हैं। बीजेपी के जितने भी लोग हैं, मानने वाले हैं, फॉलोअर्स हैं, वो इनको बहुत अच्छा मानते हैं और बाकी लोग इनको बहुत खराब मानते हैं। उस डिबेट में नहीं पड़ते हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा जो योगदान माना जा सकता है वो क्या माना जा सकता है कि इन्होंने 1857 की जो क्रांति थी, रिवोल्ट था, उसको लाइमलाइट में लाने का काम किया। लोगों को बताया उसके बारे में कि भारत में ऐसा विद्रोह हुआ और ये इतनी आसानी से नहीं हो गया। इन्होंने इंग्लैंड में जाकर के रिसर्च, उनके जो रिसर्च पेपर्स थे उनको पढ़ा, उनको पढ़ करके फिर ये बुक लिखी। तो ये बहुत बड़ा काम है। हमें ये जानना चाहिए कि क्रांतिकारियों ने किस माहौल में रहकर कितनी परेशानियों से जूझते हुए ये सब काम किए। और वीडी सावरकर को काला पानी की सजा दे दी गई, जाने कितने साल जेल में बिताए। इसलिए हम ये डिबेट में पढ़ना और उनको ऊट पटांग कहना, ये सब चक्रों में ना पड़े, हम उनके योगदान को याद करें। तो 1857 के रिवोल्ट को क्या बना दिया, खास बना दिया। अब रिवोल्ट पे बात आती है। रिवोल्ट अगर देखा जाएगा तो क्यों हुआ, इसका एक इंस्टेंट रीजन था, एक इंस्टेंट रीजन है। क्या इंस्टेंट कारण क्या दिखाई देता है कि गाय, काऊ एंड पिग की चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग हो रहा था। यानी कि कौन सा कारतूस, गाय और सुअर की चर्बी से बने कारतूस। अब उसमें क्या होता था, जैसे ये कारतूस है तो इसके अंदर क्या डालना पड़ता था, बारूद, फिर उसको ठोकना पड़ता था, उसके बाद इसको सील कर दिया जाता, मतलब ये सील रहता था, इसको दांत से काटा जाता था। तो गाय हिंदुओं के लिए पवित्र और सुअर मुसलमानों के लिए हराम, यानी कि वो इस शब्द का प्रयोग भी नहीं करना चाहते। तो दोनों के लिए वो गया, यहां से रिवोल्ट की स्टार्टिंग मानी जाती है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ये केवल इंस्टेंट रीजन है। मेन रीजन, फंडामेंटल्स क्या थे, फंडामेंटल रीजन जो थे, आधारभूत कारण, वो बहुत सारे थे। ये पिछले 100 सालों में 1757 से 1857 तक जो इन्होंने हमारे ऊपर कंट्रोल किया, उस कंट्रोल के दौरान इन्होंने करप्शन किया, लूट, इन्होंने प्रताड़ित किया हमारे लोगों को, सारा पैसा ले जाना, हमारा उद्योग धंधा सब कुछ जो नष्ट हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, ये दबे हुए लोगों ने
विद्रोह किया। तो विद्रोह की शुरुआत किसने करी? सैनिकों ने करी, सोल्जर्स ने किया, इसीलिए इसको शब्द दिया जाता है म्यूटिनी। म्यूटिनी होता है सेना में छिटपुट विद्रोह। तो अंग्रेज क्या कहते हैं? म्यूटिनी। और हमारे लिए ये क्या है? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। कई लोगों ने इसके विपक्ष में भी लिखा कि ना ये पहला था ना ये अंतिम था, ये कोई स्वतंत्रता संग्राम था ही नहीं। इस टाइप के स्टेटमेंट भी देखने को मिलते हैं। लेकिन हम जाने कि ये पहला हमारे लिए इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए क्या किया गया? लड़ा गया वॉर माना जाता है। 1857 में अगर इसके प्रभाव को देखा जाए तो इसको कहा जा सकता है कि ये फेल रहा। क्या रहा? फेल। अब क्वेश्चन आता है कि ये फेल हुआ, फिर क्या हुआ? ये फेल क्यों हुआ? कभी भी आप देखेंगे कोई भी क्रांति होती है, रेवोल्यूशन मतलब बहुत तेजी के साथ चेंज आना, रिवोल्ट का मतलब तेजी के साथ रैपिड चेंजेस, रेवोल्यूशन। तो जब रेवोल्यूशन होता है उसमें ज्यादातर बार आप क्या देखेंगे कि इसमें कम्युनिकेशन गैप रहता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको लीड नहीं कर रहा, कोई लीडर नहीं, मैसेज नहीं कन्वे होता। इस वजह से क्या होता है? जिसका जो मन होता है वो करना स्टार्ट कर देता है। यही अंतर होता है रेवोल्यूशन और मूवमेंट में। मूवमेंट में क्या होता है? एक लीडरशिप होती है, वो इंस्ट्रक्शन देती है, मैसेज कन्वे होता है, कम्युनिकेशन होता है लोगों में, तब जाकर के वो क्या होता है? सफल होता है। तो कई बार आंदोलन ज्यादा बेहतर माना जाता है रिवोल्ट की अपेक्षा। रिवोल्ट में बहुत तेजी के साथ चेंजेस की उम्मीद करी जाती है। तो ये फेल हुआ। इसके फेल होने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या नजर आता है? कि इसमें मध्य वर्ग और उच्च वर्ग के लोगों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। उनके हिस्सा ना लेने की वजह से क्या हुआ? सारे लोग एकजुट नहीं हो पाए और ये फेल हुआ। एक कारण है, बहुत सारे कारण, इसको जब 1857 देखेंगे तब उसमें विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, एक एक रीजन पर, एक एक फंडामेंटल कॉज पर और फेल होने के कारणों पे। मेन कारण समझ में आया लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग थे, जैसे अगर आप नाम जानना चाहें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, इस टाइप के जो बड़े बड़े, WC बैनर्जी, इन लोगों को समझ में आया कि हमको एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। कैसा? ऑल इंडिया, अखिल भारतीय। तब क्या किया गया? 1857 के बाद 1885 में क्या किया गया? एक और प्रयास किया गया और एक ऑल इंडिया लेवल का एक संगठन बनाया गया, जिसको हम जानते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से। इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या कर दिया गया? फॉर्मेशन किया गया। कब किया गया? 1885 में किया गया। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ। फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस किसको बोला जाता है? A.O. ह्यूम को। किसको बोलते हैं? A.O. ह्यूम। ये है फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। यानी कि कांग्रेस के जन्मदाता, कांग्रेस को इस्टेब्लिश करने में सबसे बड़ा योगदान A.O. ह्यूम का। ये कौन है? यूरोपियन। एक यूरोपियन हमारे यहाँ पर एक संगठन बना रहा है। तो इस बात से लोग शंका में आए। लोगों ने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कुछ भी नहीं है, ये अंग्रेजों का ही बनाया हुआ एक संगठन है, ये एज ए सेफ्टी वॉल्व काम करेगा अंग्रेजों के लिए। इस पर भी डिबेट हुआ। सेफ्टी वॉल्व क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि अंग्रेज बनवा रहे हैं और वो ये डर रहे हैं कि 1857 जैसा कोई और कांड फिर से ना हो जाए, कोई और घटना ऐसी ना घटित हो जाए। तो ये क्या होगा? सेफ्टी वॉल्व, जैसे कुकर में होता है, सीटी जैसे ही भाप बनी सीटी मारता है, वैसे ही जैसे ही कोई ऐसा इवेंट होने की गुंजाइश होगी, संभावना लगेगी, तो यहां से इस संगठन के द्वारा हमको पता चल जाएगा। इसी को बोला गया सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत। लेकिन खैर ये आगे चल करके क्या हो गया? पूरी तरीके से गलत साबित हुआ और इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में दिखाई दी। ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई में उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका अदा करी। हम इसके आगे देखेंगे फ्रीडम फाइटर कौन कौन से आए, कैसे कैसे ये घटनाएं आगे बढ़ी। तो आज हमने 1885 का एकदम बेसिक, इसके डिटेल्ड वीडियो हम आगे जब एक बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को कंप्लीट कर देंगे उसके बाद लाएंगे। आप सभी देखिएगा, जैसे ही ये 7, 8, 10 लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे, बहुत छोटा टाइम, इतने टाइम में बहुत ज़्यादा लंबी क्लास नहीं हो पाएगी, फैक्ट्स ज़्यादा नहीं बताए जा सकते, इसके लिए अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाए जाएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों से भी करवाएं, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिले। आप लोग समर्थन देंगे, साथ देंगे तो ये चैनल और ज़्यादा आपके लिए कोशिश करेगा, हम और ज़्यादा प्रयास करेंगे।